जय हिंद। आज हम करेंगे संस्कृत के तीसरा का चैप्टर जिसका नाम है अलस कथा। ये पाठ को हम पूरा समझेंगे और इसमें से जितना एग्जाम में क्वेश्चन आता है सभी को देखेंगे। पाठ को समझेंगे कम और हम ज़्यादा ये ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कौन कौन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जैसे जौन जौन की क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से यहाँ उठा के लगाया गया है कि पिछले 3-4 साल में 2-3 साल में जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है अलस कथा से सेम टू सेम कॉपी और पीपीटी में पेस्ट है सिर्फ इस चैप्टर से। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन छांट रहे हैं और आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग का काम है याद करना। अगर याद करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो उसके लिए हम इस चैप्टर को पहले थोड़ा सा समझा भी देते हैं। हालांकि ये क्रैश कोर्स है इसीलिए थोड़ा सा समझाते हैं। अगर ये हमारा रेगुलर क्लास रहता तो बहुत बढ़िया से इस चैप्टर को जानते, बढ़िया से आलस कर करके पढ़ते अलस कथा को। लेकिन उतना टाइम नहीं है आलस करने का। अब आलस से जागिए और इस चैप्टर के लिए अपन एग्जाम के लिए नींद और चैन को त्याग करके भागिए। चलिए, चैप्टर तीसरा है अलस कथा के। क्रैश कोर्स में होने जा रहा है, क्रैशे कोर्स जैसा होता है पढ़ाई। लेकिन ऐसा कभी नहीं लगे दें कि क्रैश कोर्स हो रहा है तुमको और क्या बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ समझ में नहीं आया। कभी ऐसा हमनी के क्रैश कोर्स होता था ना, क्या कहें, नाम ले लें ट्यूशन के। एक जगह हम गए थे पढ़े, गाइडवा उठा के लिखवा देते थे क्वेश्चनमा, चैप्टरवा के बारे में इतना नहीं बताते थे। अब कौची कहें। अब ग्रामर के तो बातें छोड़ो, ग्रामर बाद में सही लगता है। अब तृतीय पाठ है हमारा अलस कथा जिसके लेखक हैं विद्यापति। ठीक है ना जी। अलस कथा के लेखक विद्यापति हैं। ये जो चैप्टर है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अलस कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। पहले सब बैठ जाओ, अपन एक्टिव मोड में आ जाओ। अलस कथा में आलस नहीं करना है हमको। विद्यापति हैं जो हैं लेखक अलस कथा के, और ये जो चैप्टर है ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ठीक है ना। जब भी तुमको बात आएगा, ये आता है हर बार ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है कि अलस कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। कैसे याद रखेंगे? काहे कि एकरा में आलसी के एग्जाम होता है, आलसी चेक करा जाता है कि कौन असली आलसी है, माने कि आलसियों की परीक्षा होती है ना। तो आलसी भी तो कोई पुरुष ही होगा भाई, है कि नहीं। तो उसी पुरुष की परीक्षा है, माने आलसी पुरुष के परीक्षा है। ये लिया गया है चैप्टर पुरुष परीक्षा से। आलस कथा लिया गया है पुरुष परीक्षा से। ठीक है। पुरुष परीक्षा जहाँ जहाँ रहेगा ना इंपॉर्टेंट, वहाँ हम घेरते चले जाएंगे, बाकी तुमको ऐसे ही समझा देंगे। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानवों के विभिन्न गुणों के वर्णन के संस्कृत भाषा में कथा के रूप में कहा गया। देखो, ये जो पुरुष परीक्षा है इसमें मानव के मतलब हम लोग के गुण के वर्णन, गुण के भी और दोष के भी, है ना। गुण क्या होता है, विशेषता क्या होता है, हमारे अंदर कुछ गुण होगा कुछ अवगुण भी होगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि सब गुणे होगा। तो पुरुष परीक्षा जो चैप्टर है इसमें मानव के गुण के बारे में बताया गया है। ठीक है। गुण के महत्व के वर्णन संस्कृत भाषा में किया गया है। किस चीज में? पुरुष परीक्षा में। ठीक है ना। वह सब गुण में से, वह सब दोष में से एगो दोष हमनी के पढ़ना है जिस दोष का नाम है आलस दोष, और इस चैप्टर का नाम हो गया आलस कथा। ठीक है ना। और दोषों को दूर करने की शिक्षा भी दी गई है। और इनमें तोरा अंदर गुण है तो सही बात है, लेकिन दोष है तो उसको दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति जो है वो एक लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। ठीक है ना। विद्यापति एगो मैथिली कवि हैं, है ना, लोकप्रिय फेमस एगो मैथिली कवि हैं। जो विद्यापति भाई साहब हैं इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ के निर्माण किए हैं। ठीक है। बहुत सारा संस्कृत का ग्रंथ लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा लिखा है, लिखे होंगे। चलो इतना याद रखना इसमें। अलस कथा के लेखक विद्यापति। अलस कथा लिया गया है पुरुष परीक्षा से। ठीक है ना। और पुरुष परीक्षा में क्या बताया गया है? मानवों के गुण और अवगुण के बारे में। ठीक है ना। सिर्फ आलसियों के बारे में नहीं। देखो, प्रस्तुत पाठ में, इस पाठ में आलस से दोष के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि अलस कथा चैप्टर में मानव के किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस्य दोष का। और इसे साबित करने के लिए एक व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया है। और इसको साबित करने के लिए एगो हंसी मजाक वाला कहानी यहाँ प्रस्तुत किया गया। ठीक ना। कि तनी हंसू में अच्छा लगे, हमने समझ के समझ जाए। वही कहा गया है कि नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट है। नीतिकार लोग होते हैं वो आलस्य को अपना दुश्मन मानते हैं। आलस को क्या मानते हैं?
दुश्मन जैसे कोई इंसान है जो पूरा काम उसको करना रहता है ना, नीतिकार है, कुछ आर्टिस्ट है, टैलेंटेड लड़का है, अस्कताइत रहेगा, वो अपना काम कर लेगा, आलस को अपना दुश्मन ही मानेगा। जो नीतिकार लोग होते हैं वो आलस को अपना दुश्मन मानते हैं। हम लोग को भी आलस को अपना दुश्मन मानना चाहिए, ठीक है। देखो, अब आते हैं पाठ पर। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। मंत्री का क्या नाम है? वीरेश्वर। ला वही किताब है, देखो यहाँ पढ़ी था। ये देखो, ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक है। जेकर प्रकाशन के रहे, है कि ना। प्रकाशन से मतलब है, क्वेश्चन बैंक का मतलब है कि जो 2-3 साल पहले जितना क्वेश्चन था ना, ओकरा यहाँ छापा गया है आंसर के साथ। एगो यहाँ है कि मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें, कि मंत्री वीरेश्वर की विशेषता क्या है। तो हमने मंत्री वीरेश्वर से कहा जानेंगे कि कौन चैप्टर के बात हो रहा है? आलस का था। तो देखो, मंत्री वीरेश्वर है ना, एक विशेषता। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। वो स्वभाव से बहुत दानी और दयावान थे। स्वभाव से बहुत दानी और दयावान थे। वह सभी संकटग्रस्तों को, मतलब जो संकट में रहता था, और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन खिलाते थे। माने कि जो संकटग्रस्त है, जेकरा पर कोई, आओ बीच में आओ और डरियाओ मत, नहीं आ जाओ ना ऐसे, हाँ। जो आलस आदमी रहता था और जो संकट में रहता था, माने कोई दुख में रहता था, इस सब के ओकरा जितना खाने का मन है भर पेट उसको भोजन प्रतिदिन, मतलब कि डेली करवाते थे, ठीक है। बहुत दयावान थे, दानवीर थे, और डेली ओखनी का कपड़ा भी बांटते थे, है ना। डेली कहे का मतलब ऐसे नहीं कि डेली कपड़ा दे रहे हैं, मैंने कुछ कुछ दिन पर अपना कपड़ा उपड़ा बांटते थे। उसी बीच में आलसियों को अन्न और वस्त्र भी देते थे। जो आलसी आदमी रहता था, ओखनी के खाना और कपड़ा ये सब भी देते थे। कौन देते थे? वीरेश्वर। वीरेश्वर इतना बढ़िया आदमी था, ठीक है ना भाई। वीरेश्वर इतना बढ़िया आदमी था कि जो गरीब है, जो संकट में है, जेकरा पर कोई दोष आ गया है ना, कोई मुसीबत में है, उसको डेली भोजन दे रहा है। आलसी है, उस सबके कपड़ा उपड़ा भी दे रहा है, भोजन भी दे रहा है, सब दे रहा है। इतना बढ़िया आदमी वीरेश्वर है। वही क्वेश्चन पूछा है, लिख देंगे वीरेश्वर के बारे में। आ गया, आलस, आलस कथा से आ गया इसमें। और क्या है? इस पाठ में कवि उन लोगों पर व्यंग किए हैं, मतलब ओखनी पर मजाक जैसन किए हैं, जो बिना परिश्रम के जीवन जीने के जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ये जो चैप्टर है, इसमें जो हमारे कवि हैं, कौन है कवि? विद्यापति। कवि जो हमारे विद्यापति हैं, वो ऐसा आदमी पर मजाक किए हैं जे अपन बिना काम धाम के बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं, माने कि अस्कतीवा के, है ना, आलसियों पर। जिसकी स्थिति खराब होती है, उनमें सबसे प्रथम आलसी को बताया गया है। जेकर स्थिति खराब है, उसमें सबसे पहला कौन आदमी है? आलसी। माने कि जेकर हाथ गोड़ कटल है, उसको भी स्थिति आलसी से बढ़िया है। मतलब जो अपाहिज लोग भी है ना, आलसी से बढ़िया जीवन जीते हैं। अपाहिज है, ये बेचारा रेंगते रेंगते एक गिलास अगर बैठा हुआ है तो पानी पी लेगा। उसको अगर भूख लगा हुआ है, अपने से कुछ और रूखा सूखा जो भी बनाएगा अपना खा सकता है, अपाहिज आदमी। लेकिन आलसी ऐसा कभी नहीं करेगा। आलसी भूखे सूझ जाएगा, लेकिन एक गिलास पानी लेके नहीं पिएगा, वो अपना खाना खुद से नहीं बना के खाएगा, ठीक है ना। वो खनिया परिव्यंग के रूप में एगो हमने के कहानी प्रस्तुत किए हैं कि हम लोग को कभी आलस नहीं करना चाहिए। देखो, जो कुछ नहीं कर सकता, जठर ग्रंथि से जलते हुए आग भी कुछ नहीं कर सकता। माने जठर ग्रंथि से जो लगा है आग, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? यकृत में रहता है। अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है, और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और वही जठर रस निकलता है तो हमने कहते हैं पेट गुड़गुड़ा रहा है तो भूख लगा है ना। तो वही, तो जठर ग्रंथि से जलता हुआ आग को भी अपना कुछ नहीं कर सकता, मैंने बुझा नहीं सकता। कौन? आलसी। आलसी को भूख से पेट जल रहा है, उसके बाद भी आलसी लोग खाना बना ले, तो यह संभव बात है। आलसी भूखे मर जाएगा लेकिन अपन खाना नहीं बनाएगा, ठीक है ना। यह संभव है कि आलसी भूख से एकदम छटपटा रहा है, लेकिन फिर भी वो खाना अपना नहीं बना सकता है। तब आलसी लोगों के लाभ सुनकर वहां तोंद बढ़ाने वाले जमा हो गए। जो वहां सुने ना कि अरे भाई ऐसी ऐसी बात है, मंत्री जी आलसी अस्कतीवन के भी दे रहे हैं खाना, तो जे बेचारा अस्कतिया नहीं था, वो भी अपना तोंद बढ़ाने के लिए, माने कि फ्री के खाने के लिए चला गया। जिसमें सभी लोग सुख सुविधा से जीवन का यापन करना चाहते हैं, बिना मेहनत किए अपने जातियों के सुख को देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है। देखो, कहते हैं ना,
कि सब जे आदमी था कह रहा है कि अरे आलस भी जो कर रहा है उसको भी खिला रहे हैं, माने कि ओकरा कुछ होल सब नहीं है फिर भी उसको खिला रहे हैं। तो कौन चाहेगा काम करना, है ना? काम करना चाहेगा कोई नहीं। काम करना नहीं चाहेगा तो वो सब भी दौड़ पड़ते हैं, है ना? अगर बिना कर ले कुछ अगर खाने को मिलता है तो कौन नहीं दौड़ेगा, वो भी दौड़ पड़ते हैं। उसके बाद आलसियों को सुखों को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा। आलसी आदमी के सुख को देखकर, जे आलसी वहां सुखमय जीवन काट रहा था, ठीक है, आलसी के लिए वो घर बनावल गया था झोपड़ी टाइप के, ओकरे में खाओ सुतो आलसी, ठीक है ना, खाओ सुतो। ओकरा में धूर्त लोग माने कि बनावटी आलसी, कैसन? बनावटी आलसी। बनावटी आलसी कहे का मतलब कि वो आलसी नहीं है लेकिन फिर भी अस्कतीवन के सुख देख के फिर भी वहां पहुंचल है, ठीक है ना? आ समझ में ये? हाँ। बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण वहां करने लगे, खाए लगे, अरे भाई हम हूँ आलसी हैं, है ना? पहचाना रहा है आलसी? पहचान पाया कोई आलसी के? नहीं, तो वो आलसी झूठो कर रहे हैं। इसके बाद आलसियों पर अत्यधिक धन खर्च को देखकर सेवकों द्वारा आपस में विचार किया गया कि जो बुद्धि से अक्षम है उसके लिए दयापूर्वक मालिक समान दिलवाते हैं। देखो, ओखनी के जो सेवक था वो देखने लगा कि अरे बहुत खर्चा होने लगा, ठीक है, खर्चा बहुत होने लगा। जो मालिक है माने कि बीरेश्वर जो मंत्री हैं उस सब लोग के खाना उना देने लगे, ठीक है ना? जो आलसी है उसको भी दे रहे हैं और जो आलसी नहीं है उसको भी। जो अपन बुद्धि से अक्षम है माने कि बुद्धि से सक्षम उक्षम नहीं है माने कि सबके देने लगे। तो ऐसे तो पूरा उनका जो है क्या बोलते हैं साम्राज्य टूट पड़ेगा खाने के लिए, है ना? खर्चा बढ़ गया। जो उनके मालिक है वो दया पूर्वक समान दिलवाते हैं माने कि सबके बराबर के हक देते हैं, ठीक है ना? आलसी है नहीं है चेको नहीं करे जाते हैं, सबके खिलाते हैं, ये गलत बात है। लेकिन धोखा करके भी कुछ आलसी लाभ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जो आलसी है कुछ वो धोखा कर दे रहे हैं, माने बढ़िया आदमी है ना वो धोखा कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम हूँ आलसी हमको भी खाना दो। उनका जो मालिक है जो बुद्धि से सक्षम अक्षम है माने कि सक्षम नहीं है उस सबके खाना उन्हें खिला रहे थे। आया समझ में? जिसको बुद्धि काम नहीं करता बेचारा कमा खा नहीं सकता है उस सबके दे रहे थे, मदद कर रहे थे। लेकिन जो बढ़िया आदमी थे वो भी वहाँ लाभ ग्रहण करने के लिए मैंने फायदा उठाने के लिए पहुंच गए। ये हम लोगों की लापरवाही है, उखनी करेंगे हमनी की लापरवाही है। तब उन्होंने सोचा कि आलसी व्यक्ति की परीक्षा ले जाए। तब उस सबने सोचा कि आलसी के परीक्षा परीक्षा ले जाए। मंत्री वीरेश्वर को आलसियों की परीक्षा लेने का सुझाव किसने दिया? सेवक ने। क्यों दिया? क्योंकि हाँ, इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ बनावटी आलसी ज़्यादा होने लगे थे, खर्च बहुत बढ़ गया था, है ना? हाँ, माने कि मालिक थे जो वो बुद्धि से अच्छा माने कि बुद्धि से कमजोर है उसके लिए सबके कर रहे थे इंतजाम, और सब बढ़िया बढ़िया आदमी लाभ उठा रहा है। चलो, तो ओखनी का परीक्षा हुआ। ऐसा विचार कर आलसियों के निवास घर में सेवकों ने आग लगा दिया। ऐसा सोच के जो आलसी थे ना सेवकों के जो सेवक थे, आलसी गलती बोला गया अभी, जो सेवक लोग थे ऐसा सोच लिए कि चलो परीक्षा लेते हैं और आलसियों के घर में आग लगा दिए, ठीक है ना? आग लगा दिए। तब घर में लगे आग को देखकर सभी धूर्त वहां से भाग गए। सभी धूर्त वहां से भाग गए। धूर्त मतलब बनावटी आलसी, ठीक है ना? जब बनावटी आलसी था करे अरे आग लगलो भागब, है ना? गिर जाएगा झोपड़ी हमने पर मर जाएंगे, जे भाग गए वहां से। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए लेकिन कुछ कुछ तनी मनी कम आलसी होगा वो कि अरे भाई आग लग गया है भागो, है ना? थोड़ा बहुत आलसी था वो सब भी भाग गए। सिर्फ 4 व्यक्ति सोए हुए आपस में वार्तालाप करने लगे, मैंने बातचीत करने लगे, ठीक है ना? हाँ। असली आलसी कै गो निकला? 4 गो आपस में क्या करने लगे? वार्तालाप करने लगे, बातचीत करने लगे। कैसे? बैठ के मीटिंग बना के कि सोए हुए तो सोए हुए, सुतले सुतल ओखनी बातचीत करने लगा। पहला आलसी कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको चारों आलसियों के संवाद आ जाएगा, ठीक है ना? चारों आलसियों का संवाद बताएं, चारों आलसियों के बीच हुआ बातचीत को बताएं, ठीक है? आ रहा समझ में ये?
चारों आलसी के बीच हुआ बातचीत को बताएं। तो देखो, पहला आलसी कपड़ा से मुंह ढके हुए बोला, कपड़ा से मुंह ढक के सुतल था, बोला यह कोलाहल कैसा है, यह कोलाहल कैसा है। मैंने पहिलका है ना, ये कपड़ा से मुंह ढक के सुतल है, वो कह रहा है कोलाहल कैसा है, मैंने कि हल्ला गुल्ला कैसा है, ठीक है ना। कोलाहल मैंने शोर गुल चाहे हल्ला, है ना। अरे अरे हल्ला कैसा है कि नहीं। तो दूसरे आलसी ने कहा कि लगता है घर में आग लग गई है। तो दूसरका आलसी कहा कि लगता है घर में आग लग गई है। तब तीसरे आलसी ने कहा कि कोई भी यहाँ से ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ वस्त्र हमारे शरीर पर डाल दे। तीसरका कह रहा है कि कोई यहाँ धार्मिक आदमी नहीं है दयावान जो कोई भींगा हुआ वस्त्र हमारे शरीर पर डाल दे कि हमनी की आग ना लगे। कोई ऐसा नहीं है यहाँ आपस में, है कि नहीं। तब चौथा आलसी कहा, अरे बाचाल तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। ले मैंने बहुत बोलने वाला, ठीक है ना। कि अरे बड़ी मुंह बोलने वाला जो ज्यादा बोलता है उसको बाचाल कहते हैं, ठीक है ना। कि अरे बाचाल तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। तब इन चारों के इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर, ऐसा बात चारों के सुनकर के अरे सला ये तो जो असली आलसी निकल गया। ये सब बाहर से सेवक देख रहा था कि अखनी तो मर ही जाएगा, कह रहा है कि कोई ला के हमको ढक दो, कोई कह रहा है कि चुपचाप सूत जाओ। देखो यहाँ कुछ था। और आग, हाँ, वार्तालाप को सुनकर और आग उनके ऊपर गिर जाए ऐसा देखकर सेवक ने हत्या के डर से चारों को केस खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। मतलब कि ओखनी के बात सुन रहा था, सब सुन लिया कि अरे तो चार गो असली आलसी है, इन्हें की एखनिया पर आग गिर जाए, इन्हें की एखनी मर जाए, है ना। यह से गया सब, ओखनी कैसे बाल पकड़ा और खींचते खींचते बाहर निकाला, ठीक है ना। आलसी के ये हाल है। केस को खींचकर, ये अगर ऑब्जेक्टिव में मान लो कहीं पूछ दिया आलसियों के कैसे बाहर निकाला गया, केस खींचकर बाल पकड़कर, है ना। बालू माफिया ठीक से बैठो। उसके बाद उन्होंने देखकर सेवक उसके बाद उन्हें देखकर सेवक ने कहा कि स्त्रियों की गति या रक्षक पति होता है, ठीक है ना। स्त्रियों की गति स्त्रियों की गति रक्षक पति होता है, चाहे पति याद रखना, ठीक है ना। उसी प्रकार से बच्चों का रक्षक माँ होती है, बच्चों का रक्षक माँ, और स्त्री के रक्षक उसका पति। बच्चों की रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई भी नहीं होता। लेकिन आलसी का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा कोई भी और इस संसार में नहीं होता है। माने कि जो स्त्री है उसका रक्षा उसका पति करता है, बच्चों की रक्षा उसकी माँ करती है, आलसियों की रक्षा दयावान पुरुष करते हैं। उसके बाद चारों आलसियों को पहले से अधिक वस्तु मंत्री ने दिलवाया और सभी को विदा किया, ठीक है ना। विद्या नहीं विदा किया। उसके बाद सब पास हो गया कि असली आलसी हैं। उसके बाद पहले से आओ ज्यादा उन्हीं के सामान मिला, उन्हीं के विदा कर दिल गया, ठीक है ना। कि जाओ तो उन्हीं के घरे भोजन मिलते रहेगा, तुम लोग जाओ मौज काटो, ऐसे ही अपन आलसपन में विजय हासिल करते रहो, ठीक है, सुतल रहो। हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया, ऐसा समझ में। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के तरफ कि इतना पढ़े तो हमको कितना क्वेश्चन आंसर आता है कि नहीं। क्वेश्चन आंसर हमारे पास 8 गो है, ठीक है ना। देखो पहल का है, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। आ गया। जब रात्रि काल में नियोगी पुरुषों द्वारा आगशाला में आग लगा दी गई, ठीक है ना, जो वहाँ काम कर रहे थे, ठीक है ना, ओखनी द्वारा आग लगा दी गई। जो वास्तविक आलसी थे वह वहीं उसी अवस्था में पड़े रहे, है ना। माने जो असली आलसी थे वहीं पड़े रहे और आपस में बात करते रहे। पहला बोला, ठीक है ना, पहले इतना लिख देना। पहला बोला कि कैसा कोलाहल है, कैसा शोरगुल है। तो दूसरा आलसी बोला कि लगता है कि अलसशाला में आग लग गई है। तीसरा आलसी बोला कि कोई भी धार्मिक पुरुष हमें नहीं बचा जो हम लोग पर कोई भींगा कपड़ा डाल दे, है ना।
ये कोई भी ऐसा ना है धार्मिक पुरुष जो हमनी पर भींजल कपड़ा डाल दे, है कि नहीं, कि हमनी बच जाएं। इस पर चौथे आलसी ने कहा, अरे तुम लोग बहुत बातचीत करते हो, चुपचाप पड़े रहो। तो नहीं, बड़ी बातचीत करते हो, है कि नहीं। साइड हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना, बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो, ई था चारों के बातचीत, आया समझ में। अगर इसको हम लास्ट में तुम्हें बिना बुक पढ़ाए चाहे कैसूं अगर तुमको से याद करवाते ना, तुमको मजा आता, तुमको याद भी करना पड़ता। अभी हमको लगता है कि याद करे के चीज नहीं है ये, जितना आराम आराम से पढ़ना है, समझे वाला चीज है, अभी कर लेते हैं। बाकी जो रहेगा प्रैक्टिस के चीज, वो रात के हमनी मिल के और तुमको 100 गो 200 गो 400 गो उपसर्ग आएगा तो उपसर्ग खाली करा रहे हैं, है कि नहीं। रातों के हमनी रह रहे हैं तो रातों के करा रहे हैं, जखनी बैठल हैं जखनी करा रहे हैं। उन्हें नेवारी बिछल रहेगा, आराम से सुतल सुतल पढ़ेगा, सुतल सुतल पढ़ो, है कि नहीं। ये सब लास्ट के चीज है, लास्ट में कर लेंगे कंप्लीट। हम बस जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ो, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है कि कैसे खत्म होगा। टेंशन तो नहीं कि इतना लेना है कि अच्छा आज इतना कह दिए याद करने के लिए, हमको याद करना है, इतना तो नहीं टेंशन रखना। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अलस साला में आग क्यों लगाई गई। ये तो तुम ये तो तुम शॉर्ट में बोल दिया। हाँ, देखो, जो बीरेश्वर ने करुणा दिखाकर मतलब कि दया दिखाकर आलसियों के लिए भोजन वस्त्र इस सब के व्यवस्था कराई थी, परंतु सहज सुलभ भोजन आदि आश्रय को पाकर धूर्त लोग जो आलसी नहीं थे, इसका मतलब क्या है जी। जो बीरेश्वर बाबा हैं, है ना, जो मंत्री जी हैं, वो आलसी लागी भोजन और वस्त्र के कराए थे, सुविधा उपलब्ध। लेकिन जो धूर्त लोग हैं, है ना, वो भी आलसी बनकर वहां आ गए, वे भी जाकर भोजन पाने लगे, जिससे अलस साला का व्यय आवश्यकता से अधिक बढ़ गया। मतलब कि जो अलस साला के खर्च है, व्यय है, वो बहुत बढ़ गया। वास्तव में आलसी कौन है, इसका पता लगाने के लिए ही अलसशाला में आग लगवाकर नियोगी पुरुष ने, याद रखना ठीक है ना, नियोगी पुरुष ने यह जान लिया कि वास्तव में कौन आलसी है, ठीक है ना। ये चीज मनीष तो बेचारा पछता जाएगा, है ना। वो चौथा आलसी है। अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। अरे ये तो फिर से आ गया क्वेश्चन में जी, है ना। अगर ई क्वेश्चन आ जाए या फिर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, दोनों का जवाब सेम रहेगा, ठीक है ना। दोनों का जवाब सेम टू सेम रहेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। ऑब्जेक्टिव वाला है। मैथिली कवि विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ में लिखा है, जिससे जिससे उद्धृत मतलब कि अलस कथा, है ना, वहां से लिया गया है अलस कथा। आलस्य के निवारण की प्रेरणा और इस संसार की लोक नीतियों और उनके पक्षों पर व्यंग्यात्मक दृष्टि डाली गई है। व्यंग्यात्मक मतलब कि हंसी मजाक में, ठीक है ना, ये वो दृष्टि डाला गया है। इस पाठ में मुख्य रूप से मिथिला के मंत्री बीरेश्वर और 4 आलसी के वर्णन किया गया है, ठीक है। अलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है। मिथिला के मंत्री बीरेश्वर जो कि बहुत दानी है, और 4 गो आलसी जो कि बहुत आलसी हैं, ठीक है ना। इन चारों के किया गया है मंत्र। अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। जब अलसशाला में भोजन वस्त्र पाने वाले लोगों में धूर्तों और कम आलसी लोगों की भी संख्या बढ़ने लगी, तो व्यय अधिक होने लगा, मतलब कि खर्चा ज्यादा होने लगा। अलसशाला बनावल गया था आलसी लागी, लेकिन वहां है जो बनावटी आलसी पहुंच गया, मतलब धूर्त लोग पहुंच गए, है ना। मक्कार फरेबी गद्दार लोग पहुंच गए, बेचारा आलसी के हक मारने चले गए। तब मंत्री वीरेश्वर के अधिकारियों ने सच्चे आलसी का पता लगाने के लिए अलसशाला में आग लगवा दिया, जिससे धूर्त और कम आलसी लोग भाग गए
और जो वास्तविक में 4 आलसी थे सिर्फ वही बचे रहे। ठीक है ना, यही क्वेश्चन। और देखो अगला है, अलग में आग लगने पर क्या हुआ। सही आलसी का पता लगाने के लिए जब मंत्री बीरेश्वर के नियोगी पुरुषों ने अलसशाला में आग लगा दी, तब सबसे पहले कम आलसी लोग अपनी जान बचाकर भाग गए, है ना। तत्पश्चात मतलब उसके बाद धूर्तों ने भी वहां से भागने में अपनी भलाई सोची, माने कि धूर्त है जे, हाँ वो सब भाग गए। और केवल आलसी ही बचे जो वास्तविक आलसी थे, मतलब असली आलसी थे, है ना, रियल आलसी। विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, तथा अलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखें। ठीक है, विद्यापति के बारे में लिखना है, किस ग्रंथ की रचना की उसके बारे में लिखना है, और अलस कथा में किसकी कहानी है इसको लिखना है 6 वाक्यों में। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम में नहीं लिखना, लेकिन ज्यादा में भी काहे लिखागा, है। हाँ कम में नहीं लिखना उतना, लेकिन ज्यादा में काहे लिखेगा, टाइम थोड़ी रहेगा, है ना, ज्यादा टाइम थोड़ी है, बच रहा है तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो विद्यापति बिहार के मिथिला प्रदेश के एक सुविख्यात माने बहुत फेमस मैथिली भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा पर भी उनका अधिकार है, माने कि उसके कवि हैं। विद्यापति कहाँ के हैं, मिथिला के, बिहार के, है ना। मिथिला के पेंटिंग उंटिंग देखा है, मधुबनी मिथिला देने के पेंटिंग आर्ट, लीची मुजफ्फरपुर के ना हाजीपुर के केला। ये देखो मिथिला बिहार के एगो प्रदेश है मिथिला, उसके एगो सुविख्यात एगो कवि हैं मैथिली भाषा के, और थोड़ा बहुत संस्कृत भाषा के भी, उनका नाम है विद्यापति। ठीक है, चलो उन्होंने पुरुष परीक्षा नाम का एक काव्य ग्रंथ लिखा है, जिसका एक अंश विशेष अलस कथा, पुरुष परीक्षा के एगो थोड़ा सा हमने के पढ़ना है, अलस कथा शीर्षक पाठ्य से पाठ्य पुस्तक में संकलित है। अलस कथा पाठ में 4 आलसियों की कथा वर्णित है, जिनके भरण पोषण के लिए मंत्री वीरेश्वर ने अलसशाला का निर्माण करवाया था, जहां कुछ धूर्त और कम आलसी भी भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए आ गए, जिससे आवश्यकता से अधिक व्यय होने लगा, मतलब खर्च होने लगा। तब सच्चे आलसी का पता लगाने के लिए अलसशाला में आग लगाकर सच्चे आलसियों का पता लगाया गया, है ना, यही है। स्क्रीनशॉट इसको अगर पूछे उछे के रहा वहां अपन सोच सोच के एग्जाम में लिखना, ठीक है ना। मंत्री बृहस्पति की विशेषताओं का वर्णन करें, अरे आ गया लो, अभी बता रहे थे ना। मंत्री बृहस्पति की विशेषताओं का वर्णन करें, एकदम सेम टू सेम, है कि नहीं। मंत्री बृहस्पति स्वभाव से दयालु और दानशील दयावान थे। वह अनाथों और निर्धनों को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन तथा वस्त्र देते थे, भोजन कपड़ा देते थे, है ना, भर पेट खाओ खाना, कपड़ा उपड़ा पहनो अपन। उन्होंने आलसियों को भोजन तथा वस्त्र देने के लिए अलसशाला का निर्माण करवाया था। ये मंत्री जी के विशेषता है ना। मंत्री जी के विशेषता पूछा, मंत्री जी की विशेषता बता दिए। अलस कथा का क्या संदेश है, अलस कथा कहानी हमको क्या संदेश देता है बोलो। तो अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है, ठीक है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है, अपने से काम करना चाहिए। आलस्य शरीर में रहने वाला महान दुश्मन है, ठीक है, महान दुश्मन है, शत्रु है, जिससे आप परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। अगर वो आलस आपके अंदर है तो आपके परिवार का और आपके समाज का विनाश भी हो सकता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में हम कुछ करें, विकास करें, तो आलस्य को त्याग कर उद्यम को प्रेरित हों, ठीक है, काम करने के लिए अपन प्रेरित हों, आलस को त्याग दें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस जीवन में कुछ विकास करें तब, आया समझ में, ये आलस्य के गुण है बाबू। ला देख लेना तुम अब,
अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? एक तो कि अलस कथा में इसको अगर बढ़िया से, हाँ बढ़ा चढ़ा गया ना, यही बढ़ा चढ़ा के लिखना है। केस बाल पकड़ कर इसे खींच के निकाला, क्यों निकाला? क्या है कि वो खिड़की से सुन रहे थे, खिड़की से सुन रहे थे कि ये वो कह रहा है कि देखो कि आग लगल है, ये वो कह रहा है कि कोई हमने पर चादर डाल दो, ये वो कह रहा है कि अरे हल्ला हो रहा है बड़ी, ये वो कह रहा है कि अरे चुपचाप सुत। ओखनी से पता लगे कि अरे एखनी चारों असली आलसी है। तो जो नियोगी पुरुष थे वहाँ के कर्मी थे, वो चाहे कि एखनी पर ही न कि आग न गिर जाए, असली आलसी एखनी भागवो नहीं करेगा, कह तो देवे किया कि अरे चुपचाप सुत, है ना। तो अग्नि के बाल पकड़कर वहां से खींचकर निकाल दिया गया। जब चार आलसी पुरुष आग लगने पर घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर बाल पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया, क्योंकि उन्हें वास्तविक आलसियों की पहचान हो चुकी थी। मैंने अपनी पहचान चुके थे कि असली आलसी है सब, एवं उनके प्राण का दायित्व भी उन्हीं के ऊपर था। मैंने कि ओखनी की अगर जान चल जाता जिम्मेदार ओखनी न रहता। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। ठीक है ना। यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो हमारा पीपीटी है, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला है, वह यहीं समाप्त हुआ। और इस चैप्टर से अब कोई और भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो बढ़िया है, ना तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। और मनीष स्पेशल बात बता देते हैं कि तुम पछताओगे अगर ये चैप्टर पूरा नहीं पढ़ते हो तो। ठीक है ना। इस चैप्टर को पढ़िए और अगला चैप्टर हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, और पूरा सिलेबस अपन जो है ना चैनल इस पर डालेंगे, ऐसा डालेंगे कि मानिकपुर का कहते हैं कि बहुत बढ़िया कंटेंट रहेगा, है ना। तो मिलेंगे अब अगला वीडियो में कल।